ऑल द स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अपने लास्ट क्लास के अंदर अपन अर्थवर्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ रहे थे। उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपको डायग्राम बना के उसमें एक्सप्लेन किया था कि कौन सी सेगमेंट्स के अंदर कौन सा ऑर्गन्स होता है और किस ऑर्गन्स का क्या काम होता है। तो आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए थे कि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं कि जो उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम था उसके अंदर एक टिप्लोसोल रीजन आपको बताया था, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था। एक तो क्वेश्चन वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिप्लोसोल होता है क्या करता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। टिप्लोसोल का मेन फंक्शन होता है यहाँ अवशोषण करने का, अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे नॉर्मल वर्टिब्रेट्स के अंदर देखा जाए तो उसकी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो विलाई होती है, जो रसांकुर होते हैं, जिस प्रकार अवशोषण में हेल्प करते हैं उसी प्रकार अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, इसी प्रकार यहाँ टिप्लोसोल वर्क करता है। फिर हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर भोजन, पाचन, अवशोषण, पचित भोजन ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में ले जाया जाता है। फिर आगे अपन देखते हैं इसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर जो अर्थवर्म होता है इसमें जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ये बंद प्रकार का होता है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना होती है कि जो अर्थवर्म के अंदर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, वो होता है बंद प्रकार का, क्लोज टाइप का। बंद प्रकार का किसी जिसमें हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स है, मतलब पर्टिकुलर वेन्स के अंदर अगर ब्लड फ्लो होता है तो उस टाइप को बोलेंगे क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां से ग्लैंड बनता है कि वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ग्लैंड्स, रक्त कोशिकाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि जो रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त ग्रंथियां, ग्लैंड्स होती है, वो किन सेगमेंट्स में पाई जाती है। इन सेगमेंट्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। सेगमेंट्स 4, 5 और 6, 456, 4, 5, 6 कंटिन्यू 3 सेगमेंट्स है, उनके अंदर पाई जाती है ब्लड ग्लैंड्स, रक्त ग्रंथियां। इनका काम क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो रुधिर कणिकाएं हैं, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इसके लिए जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण करने में ये हेल्प करती है। तो ब्लड ग्लैंड से 2 अच्छे क्वेश्चन बन गए। इससे पहले एक पहला क्वेश्चन जो बताया आपको कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता है जो बंद प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो रक्त ग्रंथियां होती है, जो ब्लड ग्लैंड्स होती है, वो केचवे के किन सेगमेंट्स में पाई जाती है। तो सेगमेंट्स को आपको लर्न करना है 4, 5, 6, 4, 5, 6 ये कंटिन्यू 3 सेगमेंट्स है, उन खंडों के अंदर पाई जाती है ब्लड ग्लैंड्स। तो खंडों से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है। नाम से पता चला है ब्लड के अंदर जो कणिकाएं हैं, जो कार्पसल्स है, उनका निर्माण, उसी के साथ हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये क्या करती है, ग्लैंड्स हेल्प करती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसके अंदर रेस्पिरेशन देखते हैं। केजीए में जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है। केजीए में श्वसन होता है शरीर की सामान्य सतह, जनरल सरफेस के द्वारा होता है। त्वचा की जो नम सतह होती है वही क्या करती है, O2 CO2 जो गैसों का है वो वातावरण से क्या करती है, एक्सचेंज करती है, विनिमय करती है। फिर देखते हैं अपन कि जो अर्थवर्म है इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा पुटअप होगा यहाँ से कि केचवे के अंदर उत्सर्जी अंग का नाम बताइए। तो आपको रिपोर्ट में देंगे खंडीय नेफ्रिडिया। प्रत्येक सेगमेंट्स के अंदर पर्टिकुलर देखेंगे किन किन सेगमेंट से किस टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं। तो नॉर्मल में एक लाइन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अर्थवर्म है उसमें उत्सर्जी अंग का नाम बताइए, तो आपको बताना है खंडीय नेफ्रिडिया, सेप्टल सेगमेंट या खंडीय नेफ्रिडिया के द्वारा होता है, जिनको वर्कक भी कहा जाता है। ये नेफ्रिडिया होते हैं जो अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल है, देह भित्ति है, उसमें जो पोजीशन है उनके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये नेफ्रिडिया 3 प्रकार के होते हैं। तीनों पर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। 3 सबसे पहले जो नेफ्रिडिया होते हैं ये ओरिजिन में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिन कैसे, जो एम्ब्रियो बनता है तो उसकी जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है तो उसमें 3 लेयर होती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। इसमें प्रत्येक लेयर्स होती है, इसका अपना अलग अलग पार्ट का काम होता है कि जैसे एक्टोडर्मल ये पार्ट का फॉर्मेशन करेगी, मेसो ये करेगी और एंडो ये करेगी। तो नेफ्रिडिया का जो फॉर्मेशन है वो भ्रूण परिवर्तन की कौन सी स्टेज से होता है, वो एक्टोडर्मल स्टेज से होता है। क्या से बच्चा क्वेश्चन बनता है। और इसमें उत्सर्जी तंत्र के रूप, उत्सर्जी
टाइप के रूप में अगर एनिमल्स देखें तो केंचुआ किस प्रकार का प्राणी है? केंचुआ एक यूरियोटेलिक प्राणी है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, केंचुआ उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है? यूरियोटेलिक। नाम से पता चल रहा है किसका त्याग करेगा? यूरिया का त्याग करेगा। जो यूरिया है ये जो टेरेस्ट्रियल है, जो स्थलीय प्राणी है, इनका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद होता है। तो यूरिया के अतिरिक्त यूरिया की मात्रा होती है, यूरिया 50% और अमोनिया होता है 40% और कुछ मात्रा में क्रिएटिनिन का उत्सर्जन होता है। तो आज से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि केंचुए के अंदर यूरिया अमोनिया ये दोनों टाइप का एक्सक्रीशन करता है, लेकिन मैक्सिमम मात्रा में किसका करता है? यूरिया का। कितना? 50%। तो यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है, इसे आधार पर क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। जो यूरियोटेलिक प्राणी होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेफ्रिडिया की बॉडी में पोजीशन के आधार पर नेफ्रिडिया 3 प्रकार के होते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया और इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। इनको किनके आधार पर नेफ्रिडिया को बांटा गया है कि बॉडी में इनकी पोजीशन क्या है? बॉडी में इनकी पोजीशन कहाँ होती है उनके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया, सेप्टल नाम से पता चल रहा है पटीय वृक्क, पटीय नेफ्रिडिया। दूसरा टाइप होता है फेरेंजियल नेफ्रिडिया, फेरेंजियल होते हैं ग्रसनीय नेफ्रिडिया। और तीसरे प्रकार का होता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट्री का मीन्स होता है अध्यावरणीय, जो स्किन होती है एपिडर्मल पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट्री अध्यावरणीय नेफ्रिडिया। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कौन सी नेफ्रिडिया से अंदर से बनता है कि जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं, नाम से पता चला सेप्टा में होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट टाइप के नेफ्रिडिया कौन से होते हैं? इनमें सेप्टल नेफ्रिडिया। क्वेश्चन बन गया लार्जेस्ट टाइप का नेफ्रिडिया कौन सा होता है? सेप्टल नेफ्रिडिया। ये सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं जो 15वां सेगमेंट है उसके बाद में 80 से लेकर 100 तक जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। और ये डायरेक्ट कहाँ ओपन होते हैं? आंत के अंदर। डायरेक्ट सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ ओपन होते हैं? आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? ये ओपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो वाटर कंजर्वेशन है, जो जल संरक्षण, जो अडेप्टेशन है, अनुकूलन है, उसके लिए किस टाइप के नेफ्रिडिया उत्तरदायी है? किस टाइप के है? सेप्टल नेफ्रिडिया। क्योंकि नेफ्रिडिया क्या करता है कि जल की हानि नहीं हो देता है, ज्यादा से ज्यादा ये वाटर को क्या करता है? कंजर्व करता है। तो अडेप्टेशन हो गया इस टाइप का। तो यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए सेप्टल से। लार्जेस्ट टाइप का नेफ्रिडिया कौन सा होता है? सेप्टल नेफ्रिडिया। वाटर कंजर्वेशन, जल के संरक्षण के लिए, अडेप्टेशन के लिए उत्तरदायी नेफ्रिडिया कौन से होते हैं? सेप्टल नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया में, सेप्टल में आपको 2 पे क्या करना है? फोकस करना है। फिर अपन देखते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल होता है फेरेंस का ग्रसनी भाग, फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ये फेरेंजियल नेफ्रिडिया है जो 4, 5, 6 ये जो 3 सेगमेंट्स है, कौन से? 4, 5 और 6। ये जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स के रूप में जो आहार नाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके दोनों तरफ प्रत्येक ओर ये पेयर्ड युग्मित, युग्मित क्या होता है? पेयर के रूप में, गुच्छे के रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यहाँ से कोई स्पेसिफिक वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इधर लर्न करना है कि फेरेंजियल टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं। फिर अपना इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं कि जो केंचुआ है, जो अर्थवर्म है, उसके प्रथम 2 सेगमेंट्स होते हैं। प्रथम 2 सेगमेंट्स को छोड़कर जितने भी सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, सभी के अंदर किस टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ये नेफ्रिडिया जो देह बीती है, केंचुए की जो बॉडी वॉल है उसमें कितने हो सकते हैं? 200 से 250 तक। ये प्रत्येक सेगमेंट की बात है। लेकिन यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम यू की दृष्टि से ये बनता है क्लाइटेलम प्रियारणिका। जो क्लाइटेलम वाला भाग होता है अर्थवर्म के अंदर, उसके अंदर नेफ्रिडिया की संख्या होती है 2000 से 2500 तक। कितनी होती है? 2000 से 2500 तक नेफ्रिडिया की संख्या होती है। तो इसे बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया का जंगल। मतलब इतने सारे नेफ्रिडिया एक साथ कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? पर्यावरणिका, यही से बोलते हैं क्लाइटेलम। क्योंकि ये क्लाइटेलम वाले भाग आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? कोकून का निर्माण करेगा। उस कोकून में ही किसका निर्माण होगा? उसमें ही छोटे शिशु केंचुए का क्या होगा?
निर्माण होगा। तो पर्यायनी का क्लाइटेलम वाला भाग होता है, ये किस भाग में आता है? इनटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, क्वेश्चन सुनना आप, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया मतलब नेफ्रिडिया का जंगल या वनों का वृक्क किस टाइप के नेफ्रिडिया को कहा जाता है? इनटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया को। इनटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं? थरथर दो खंडों को छोड़कर देह भित्ति के जितने भी खंड है उनमें क्या पाए जाते हैं? नेफ्रिडिया। लेकिन मैक्सिमम संख्या किनमें होती है? मैक्सिमम संख्या पाई जाती है क्लाइटेलम पर्यायनिका वाले भाग में। तो ऐसे क्वेश्चन पुट अप होता है कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया का जंगल किसे कहा जाता है? पर्यायनिका वाले भाग को कहा जाता है। इस प्रकार जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है अर्थवर्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फोकस कहाँ करना है? एक तो उत्सर्जी मेन अंग का नाम नेफ्रिडिया, एक इसका ओरिजिन पूछ लिया जाता है कि जो भ्रूणीय ओरिजिन है उसके बेसिस के ऊपर किस टाइप का होता है ये एक्टोडर्मल। फिर आपको फोकस करना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्सर्जन के आधार पर अर्थवर्म किस टाइप का प्राणी है? यूरियोटेलिक प्राणी है। फिर जो नेफ्रिडिया की जो पोजीशन है उसके आधार पर तीनों भी फोकस करना है। तीनों में याद किस चीज को रखना है? एक तो सेप्टल, एक तो वाटर कंजर्वेशन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जल संरक्षण, एक लार्जेस्ट, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इनटेगुमेंट्री, यहाँ से फेरेंजियल से कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होता है। तो इनटेगुमेंट्री के अंदर आपको क्लाइटेलम इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से उत्सर्जी तंत्र क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं अपन अर्थवर्म के सेंसरी ऑर्गन, अर्थवर्म के संवेदनांग होते हैं सेंसरी, जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार ह्यूमन मनुष्य की बात करें, अपनी बात करें तो संवेदना सेंसरी ऑर्गन जीभ, नाक, कान, गले, ज्ञानेंद्रिय के रूप में होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, स्किन होती है। इसी प्रकार अर्थवर्म के अंदर बात करते हैं तो सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सेंस होते हैं संवेदनांग, ये 3 टाइप के होते हैं, एपिडर्मल रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर और एक फोटो रिसेप्टर, एक होता है बक्कल रिसेप्टर। तो एपिडर्मल रिसेप्टर, एपिडर्म को बोलते हैं एपिडर्मल ग्राही। एपिडर्मल नाम से पता चल रहा है, एपिडर्मल ये स्किन के ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मल फॉर्म के अंदर। ये किस प्रकार का काम करती है? स्पर्श ग्राही, स्पर्श का मींस टच की प्रति। अगर अर्थवर्म केजियो का आप टच करोगे तो उसको तुरंत फील होगा कि मेरे को किसी ने टच किया है, तो उसके प्रति वो क्या करेगा? अपनी एक्टिविटी, अपनी रिएक्ट करेगा। तो किसके द्वारा शो करेगा? ये एपिडर्मल रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो ग्राही किसमें पाए जाते हैं? एपिडर्मल पार्ट में पाए जाते हैं। फिर सेकेंड रिसेप्टर आता है बक्कल रिसेप्टर। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से बक्कल रिसेप्टर से कि बक्कल रिसेप्टर का काम क्या होता है? बक्कल यहाँ से पता चला स्वाद, टेस्ट का, और स्मेल, गंध का, इन दोनों का ज्ञान करवाते हैं। जिस प्रकार अपनी सेंसरी ऑर्गन जीभ होती है, इस प्रकार नाक होता है, इसी प्रकार अर्थवर्म केचुआ होता है, उसी में बक्कल रिसेप्टर के रूप में क्या पाए जाते हैं? क्या काम होता है? स्वादग्राही और गंधग्राही। फिर थर्ड आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फोटो रिसेप्टर, प्रकाशग्राही। नाम से पता चला फोटो, लाइट के प्रति जो अपनी रिएक्ट करेगा, सेंस करेगा उसको, वो होंगे प्रकाशग्राही। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो केचुआ है, अर्थवर्म है, इसकी जो ऊपर वाली सतह होती है, जो अपर सरफेस होती है, उसके अंदर पाए जाते हैं फोटो रिसेप्टर। जो केचुआ होता है इसके अंदर आई एब्सेंट होती है, आंखें नहीं होती है। केचुए के अंदर नेत्र अनुपस्थित होते हैं। तो केचुए को जो प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश के टाइम का जो रियलाइज होता है, जो अनुभव होता है, महसूस करता है, वो किसकी सहायता से? प्रकाशग्राही से। तो यहाँ से 2 अच्छे क्वेश्चन बन गए। एक तो बनता है यहाँ से स्वादग्राही और गंधग्राही के रूप में कौन सी सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं? मुखग्राही। याद रह जाएगा आपके, फोटो रिसेप्टर, फोटो, ये भी पता चल जाएगा फोटो, लेकिन इसकी आपको पोजीशन पता होना चाहिए। फोटो रिसेप्टर होता है स्किन, जो स्किन होती है उसके अपर लेयर के अंदर ये पाए जाते हैं, जो केचुए को महसूस करवाते हैं कि लाइट का टाइम क्या है, लाइट के प्रति रिएक्ट करना है। मींस अर्थवर्म के अंदर आई होती है पूरी तरह से अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। यह है अर्थवर्म के अंदर सेंसरी ऑर्गन।
अब अर्थरोम के अंदर अपन तंत्रिका तंत्र की बात करें तो अर्थरोम के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है ये सुविकसित प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? सुविकसित प्रकार का। अर्थरोम के अंदर जो सिर होता है, जो हेड होता है, वो क्या होता है? अस्पष्ट या अनुपस्थित होता है। ब्रेन होता है लेकिन हेड पार्ट अनुपस्थित होता है। इस प्रकार से ये सेंसरी ऑर्गन कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं कि जो अर्थरोम होता है इसका जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले तो आपको पता होने से कि अपन को पढ़ना क्या है, न कि डायग्राम बार बार उस चीज को बनाने से भी लर्न होगा, लेकिन यहाँ पे फोकस करना है कि क्वेश्चनों का लेवल कहाँ से बनेगा। तो इससे पहला तो ये बनेगा कि इनमें से नर जनन तंत्र का भाग है, इनमें से मादा जनन तंत्र का भाग है। या पूछ लेंगे कि किस भाग का कौन सा कार्य है, और लास्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सा भाग किस खंड में पाया जाता है। यहाँ पे जो सेगमेंट्स है इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेगमेंट से यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जनन तंत्र होता है सुविकसित प्रकार का होता है। इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो केचुआ है एक द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ कैसा है? ये द्विलिंगी हर्मेफ्रोडाइट प्राणी होता है। हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है? प्राणी होता है, द्विलिंगी। जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स क्या होते हैं? एक एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। एक कैरेक्टर होता है कि जो अर्थरोम होता है ये प्रोएंड्रस टाइप का होता है। प्रोएंड्रस पूर्वता, प्रोएंड्रस मींस क्या होता है? इसके अंदर जो मेल गैमेट होता है जो पहले मैच्योर होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है? बाद में होता है। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन तो ये बन गया, जो अर्थरोम होता है कैसा होता है, कैसा प्राणी है? ये एक द्विलिंगी प्राणी है, एक हर्मेफ्रोडाइट क्या है? प्राणी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अर्थरोम है इसमें पूर्वता पाई जाती है, प्रोएंड्रस्टा पाई जाती है। इसका मीन्स क्या हुआ कि केचुए के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो पहले मैच्योर होता है, और फीमेल क्या होता है? बाद में होता है। केचुए के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। सब निषेचन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये मेन इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जो निषेचन फर्टिलाइजेशन होगा केचुए में किस टाइप का होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर निषेचन प्रकार का निषेचन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो केचुआ होता है इसमें निषेचन किस टाइप का होता है? बाह्य प्रकार का होता है या आंतरिक प्रकार का होता है? केचुए में जो निषेचन होता है ये बाह्य प्रकार का होता है। किस टाइप का होता है? बाह्य प्रकार का। बाह्य प्रकार का होता है, लेकिन किसके अंदर होता है? ये कोकून के अंदर। किसमें होता है? कोकून के अंदर। अभी कोकून क्या होता है? इस कोकून का निर्माण कौन करता है? अब देखना, जो अभी आपने पीछे पढ़ा क्लाइटेलम प्राणी का, जो क्लाइटेलम वाला भाग होता है उसके अंदर पाई जाती है ग्रंथिल कोशिकाएं। क्या पाई जाती है? ग्रंथिल कोशिकाएं। ये ग्रंथिल कोशिकाएं श्लेष्मीय लसलसे पदार्थ का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। ये लसलसा पदार्थ क्या होता है? ये वायु के संपर्क में आकर क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, हवा में सूख कर, जिसे किसका निर्माण होता है? कोकून का निर्माण होता है। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि केचुए में निषेचन कहाँ पाया जाता है? कोकून के अंदर। केचुए में निषेचन किस प्रकार का होता है? बाह्य प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? बाह्य प्रकार का। अब बात करते हैं अपन केचुए में नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, वो कौन कौन से खंडों में होते हैं, और किस भाग से दूसरा बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये चीज देखते हैं। अब देखो आप, ये है नर जनन सिस्टम। इसके अंदर वर्षण, शुक्राशय, सहायक ग्रंथियां, जनन पेपिला, नर जनन छिद्र और प्रोटेस्ट ग्लैंड्स, ये 6 भाग हैं जो किसके हैं? नर जनन तंत्र के भाग हैं। अब इनमें से जो प्रोटेस्ट ग्लैंड्स है, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है कि प्रोटेस्ट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड किस तंत्र का भाग है? नर का है या मादा का है? एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि नर जनन छिद्र किस खंड में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नर जनन छिद्र कौन से खंड में होता है? एक होता है सहायक ग्रंथियां के खंड पूछ लिए जाते हैं, और एक है शुक्राशय।
जो शुक्राशय है इसको सेमिनल वेसिकल्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्राशय, क्योंकि अभी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, इसमें एक पैरासाइट्स पाया जाता है, एंडोपैरासाइट्स। उसका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। अब अपन देखते हैं कि जो केचुआ होता है, जो नर जनन तंत्र की बात करें तो केचुए के नर जनन तंत्र में एक होता है वर्षण, टेस्टिस, वर्षण होते हैं जो कितने होते हैं, 2 जोड़ी। एक तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वर्षण होते कितने होते हैं, 2 जोड़ी। और कौन से खंड में पाए जाते हैं टेस्टिस, 10वें व 11वें खंड के अंदर। कौन से पाए जाते हैं, 10वें व 11वें के अंदर। फिर आता है शुक्राशय, जिसको सेमाइनल वेसिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमाइनल वेसिकल्स या शुक्राशय। अच्छा क्वेश्चन बनता है शुक्राशय किन खंडों में पाया जाता है, 11वें व 12वें खंड के अंदर। कौन से खंडों में, 11वें व 12वें खंडों में। शुक्राशय से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि शुक्राशय में एक एंडोपैरासाइट पाया जाता है जिसका नाम है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको वैसे पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा ये एक्स्ट्रा नोट किया हुआ कि जो शुक्राशय होता है इसके अंदर एक एंडोपैरासाइट पाया जाता है, एक अंतःपरजीवी पाया जाता है जिसका नाम है मोनोसिस्टिस। क्या नाम है, मोनोसिस्टिस। क्वेश्चन ये भी बनता है कि मोनोसिस्टिस किसके शुक्राशय में पाया जाता है, मेंढक के, केचुए के, तिलचट्टे के। तो क्या करना है, वहां पे केचुआ करना है। क्या करना है, केचुआ। मोनोसिस्टिस ये भी पूछ लिया जाता है कि मोनोसिस्टिस कैसा पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट। ये एंडोपैरासाइट होता है, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये प्रोटोजोन्स है। क्या है ये भी ध्यान रखना है। मोनोसिस्टिस क्या है, ये के प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स। फिर बात करते हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां कौन सी सेगमेंट्स में होती है, 17वें व 19 के अंदर। जनन पेपिला की बात करें तो ये भी होती है 17वें व 19वें के अंदर। तो सहायक ग्रंथियां, जनन पेपिला, ये दोनों ही कौन से सेगमेंट्स में होती है, 17वें व 19वें के अंदर। फिर यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना यहाँ पे कि नर जनन छिद्र अर्थवरम के कौन से खंड में पाया जाता है, 18वें खंड के अंदर। कौन से खंड में, 18वें में। और वर्षण कौन से सेगमेंट्स में पाए जा रहे थे, 10वें व 11वें सेगमेंट के अंदर। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स किस प्राणी में पाई जाती है, केचुए में। केचुए के जो सिस्टम होता है उसमें नर सिस्टम का भाग है या मादा का, ये नर का है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स कौन सी खंड में पाई जाती है, 17वें से लेकर 20वें खंड तक। 17वें से 20वें खंड तक पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है जो शुक्राणुओं को आपस में चिपकाए रखने का काम करती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य भी पूछ लिया जाता है कि नर केचुए के अंदर या नर केचुए के नर जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कार्य बताइए। ये शुक्राणुओं को परस्पर चिपकाए रखने का कार्य करती है। यह है नर जनन तंत्र। आपको सिर्फ यहाँ पे जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां पे फोकस करना है। कहाँ पे फोकस करना है, शुक्राशय, मोनोसिस्टिस, नर जनन छिद्र और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, 3 पे आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर बात करते हैं मादा जनन तंत्र। केचुए का जो मादा जनन तंत्र होता है उसके 3 भागों की बात करेंगे, अंडाशय, मादा जनन छिद्र और स्पर्मेथिका। इसमें जो मादा जनन छिद्र है, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और एक है स्पर्मेथिका, एक है स्पर्मेथिका। अब देखो आप, जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें अंडाशय कौन से खंड में होता है, 13वें खंड के अंदर। अंडाशय तो 13वें में होता है, लेकिन मादा जनन छिद्र क्या होता है, 14वें खंड में होता है। मादा जनन छिद्र कौन सी में होता है, 14वें में। अंडाशय क्या होता है, एक खंड पहले 13वें में, और मादा जनन छिद्र होता है 14वें के अंदर, और नर जनन छिद्र होता है 18वें के अंदर। मादा पहले 14वें में और नर जनन छिद्र किसमें, 18वें के अंदर। अब बात करते हैं स्पर्मेथिका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्पर्मेथिका। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि स्पर्मेथिका
केचुए के किस तंत्र का भाग है? मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र? किसका भाग है? मादा का है। स्पर्मेटिका में कितनी जोड़ी होती है? ये क्वेश्चन बन गया। कितनी जोड़ी होती है? 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी के रूप में? 4 जोड़ी। और कौन कौन से खंड में पाई जाती है? 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू आपको याद रखना है। 6, 7, 8 और 9वें खंड के अंदर क्या पाई जाती है? स्पर्मेटिका। स्पर्मेटिका किसका भाग है? मादा जनन तंत्र का भाग है। स्पर्मेटिका का काम क्या होता है? शुक्राणुओं का संग्रहण करना। शुक्राणुओं का क्या करना? संग्रहण करने का काम कौन करती है? स्पर्मेटिका। इस प्रकार मादा जनन तंत्र क्या होता है? यहाँ कंप्लीट होता है। फोकस किसी करना है? प्रोस्टेट, नर जनन छिद्र और शुक्राशय, उसके अंदर मादा जनन छिद्र और स्पर्मेटिका। स्पर्मेटिका का काम शुक्राणु का संग्रह करना और प्रोस्टेट का काम होता है शुक्राणुओं को आपस में चिपकाए रखने का काम। इस प्रकार जो केचुआ होता है उसमें निषेचन किस टाइप का होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, परनिषेचन प्रकार का होता है। हेड ऑन टेल। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि केचुए में जो निषेचन होता है वो हेड ऑन टेल टाइप का होता है। केचुए में बात करते हैं कि जो निषेचन होता है बाह्य प्रकार का, किसमें? कोकून के अंदर। कोकून का निर्माण कौन करता है? प्रेरणिका करती है। उस कोकून के अंदर कितनी शिशु कर्मी का निर्माण होता है? 2 से 20-22 के लगभग छोटे शिशु कर्मी का निर्माण होता है। और जो केचुआ होता है इसमें डेवलपमेंट होता है, जो परिवर्तन होता है कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मिसाल समझते हो? डेवलपमेंट 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसे बोलेंगे जिसमें कोई लार्वा स्टेजेस नहीं होती है अंडे के अंदर, डायरेक्ट शिशु को जन्म दिया जाता है, उसे बोलेंगे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर बीज के अंदर लार्वा है, लिम्फ है, इनिस्टार है, ये स्टेजेस आएगी। तो केचुए के अंदर न कोई अंडे न कोई लार्वाई प्रोसेस होती है। केचुए के अंदर डायरेक्ट केचुए से नए केचुए का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? परिवर्तन कैसा होता है? प्रत्यक्ष प्रकार का। विदलन की बात करें, जो विदलन होता है, विदलन किसे बोलेंगे? कोशिका में जो विभाजन की प्रवृत्ति होती है निषेचन के बाद, उसे क्या बोलते हैं? विदलन। तो विदलन होता है केचुए में असमान प्रकार का। कैसा होता है? असमान प्रकार का। किस प्रकार का होता है? पूर्णभंजी प्रकार का होता है। केचुए होता है इसमें जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है वो वर्षा ऋतु में होता है, जब बारिश का समय होता है, रात्रि के समय होता है, और इसमें जो टाइमिंग होती है वो 1 घंटे के लगभग लगती है। तो केचुए के अंदर जो शिशु कर्मी होते हैं छोटे छोटे, वो 2 से 20-22 के लगभग कोकून के अंदर इसका क्या होता है? निर्माण होता है। केचुए के अंदर कायांतरण नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार की मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होती है। जैसे अपने पीछे कॉकरोच में पड़ा था उसमें कायांतरण पाया जा रहा था, लेकिन केचुए में किसी प्रकार का कायांतरण नहीं पाया जाता है। केचुए के द्वारा जो भोजन किया जाता है वो मिट्टी, सड़ी गली पत्तियां, इनके द्वारा किया जाता है। मतलब वैसे सर्वहारी है, ओमनिवोरस है। किस टाइप का है? ओमनिवोरस। जब मिट्टी, सड़ी गली पत्तियां जब इनको खाएगा तो खाद के रूप में गोलियों को अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। इन छोटी छोटी गोलियों को क्या बोलेंगे? वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। मतलब केचुए के पालन के दौरान जो खाद तैयार किया जाता है इसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं, जो भूमि के लिए उसकी जो उपजाऊपनता है उसके लिए क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंशियल है। इसी कारण जो केचुए पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। इस प्रकार अर्थवरम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ नोट किए, आपको एक्सप्लेन किए, आपको समझाए। अपना अर्थवरम क्या होता है? कंप्लीट होता है। और पीडीएफ के अंदर आपको जो मॉडल पेपर है उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो कुछ पॉइंट एक तो छूट गए जो आपकी व्यू में क्या है वो पीडीएफ के अंदर आप देख लेना।